पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ, तुम उन बातों पर अमल करना। एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है। तुम यहाँ बैठे रहना, मैं जरा थोड़ी देर सो लूं। और राजकुमार को डस लिया। कछुए ने झपट कर कौवे की गर्दन को मुंह से पकड़ लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक पथिक आया हुआ है। तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी ही उस खाने को कुत्ते ने खाया, वह तुरंत मर गया। कई दिनों बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। वो बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था। यदि तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। यह कहानी है जंगल में रहने वाले एक ठग की 2 बेटियों की, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूटकर उनका कत्ल कर दी। पर फिर एक दिन एक ऐसा मुसाफिर आया जिससे उन सब की जिंदगी बदल गई। एक गुस्सैल राजा ने अपने पुत्र के किसी दोष के कारण उसे देश से निकाल दिया। राजकुमार ने दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 4 हीरे और कुछ स्वर्ण भी अपने साथ ले लिए और भरे हृदय से अपने पिता का महल छोड़ दिया। चलते चलते जब वह शहर से कुछ दूर पहुंचे तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार उस साधु को दंडवत प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। जब साधु ने उसकी मायूस शक्ल और शरीर पर कीमती वस्त्र देखे तो साधु ने उससे पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राजकुमार बोला, गुरुजी, मैं राजा चंद्रगुप्त का बेटा महेंद्र गुप्ता। मुझे मेरे पिताजी ने क्रोधित होकर एक दंड दिया है और कुछ समय के लिए अपने राज्य से निकाल दिया है, इसलिए मैं प्रदेश जा रहा हूँ। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया कि आपका भी दर्शन करता चलूं। पुत्र, तुम एक नेक इंसान हो और तुम प्रदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ, तुम उन बातों पर अमल करना। प्रदेश में ये बातें तुम्हारे अवश्य ही काम आएंगे। पहले ये कि प्रदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी ये कि प्रदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात ये कि प्रदेश में किसी दूसरे की बिछाई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना पड़े तो उसे अच्छी तरह जांच लेना। चौथी और आखिरी बात ये कि यदि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नमी और ज्ञान की बातें सुनकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। और मेरी ये 4 बातें हमेशा याद रखना। साधु की बातें सुन साधु को प्रणाम करके राजकुमार परदेश चल पड़ा। जब चलते चलते बहुत दिन बीत गए तो वह एक जंगल में पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है। संयोगवश बच्चा उस चील के पंजे से निकलकर गिर गया। महेंद्र गुप्त ने कछुए के तड़पते हुए बच्चे को देखा तो उसे बड़ी दया आई। उसने मन में सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहली तो यह कि इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे और दूसरी तो यह कि साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी। कुछ दिन के सफर के बाद राजकुमार को एक अच्छा सा स्थान दिखा। उस स्थान पर पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर कछुए से बोला कि तुम यहाँ बैठे रहना, मैं जरा थोड़ी देर सो लूं। यह कहकर महेंद्र गुप्त एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का यह दस्तूर था कि जब कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। नाग ने जब सोते हुए मुसाफिर को देखा तो पेड़ के नीचे उतरा और राजकुमार को डस लिया। सांप के डसते ही राजकुमार के प्राण उड़ गए। कुछ देर बाद जब कछुए की नजर महेंद्र गुप्त पर पड़ी तो वह उसे मरा देखकर बहुत घबरा गया।
और महेंद्र गुप्त के ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा भी पेड़ से नीचे उतरा और जैसे ही उसने महेंद्र गुप्त की आंखें निकालनी चाही, वैसे ही कछुए ने झपट कर कौवे की गर्दन को मुंह से पकड़ लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया मगर से नहीं छोड़ा। तब कौवा ने सांप को पुकारा। कौवा की आवाज सुनकर सांप आ गया। उसने बड़े जोर से कछुए की पीठ पर डंक मारा, परंतु कौवे ने अपना मुंह भीतर कर लिया। सांप ने कई बार कछुए की पीठ पर डंक मारा, किंतु हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर कर लेता। सांप का कछुए पर बस नहीं चला तो उसने कछुआ से प्रार्थना की, तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। यह सुनकर कछुआ बोला, तूने मेरे मित्र को डसा है, अब मैं भी तेरे मित्र की जान लूंगा। तू मेरे मित्र को जीवित कर दे तो मैं भी तेरे मित्र को छोड़ दूंगा। यह कहकर सांप काटी हुई जगह पर मुंह रखकर महेंद्र गुप्त के शरीर से विष खींच लेता है और बोला, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दो। कछुए ने जब राजकुमार को देखा कि उसे थोड़ा होश आ रहा है और उसका जहर उतर रहा है, तो उसने कौवा की गर्दन को छोड़ दिया। जब महेंद्र गुप्त को होश आया तो कछुए ने सांप के डसने का सारा किस्सा सुना दिया। कछुए की बात सुनकर तुरंत महेंद्र गुप्त के मन में साधु की बताई पहली बात खटकी। सोचा साधु की एक बात तो काम आई। मन ही मन उसने साधु को धन्यवाद किया और आगे बढ़ चला। चलते चलते कुछ दिनों के बाद जब वे समुद्र के किनारे जा पहुंचे, तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा घर आ गया। यदि आप आज्ञा दे तो मैं मेरे माता पिता से मिल लूं। उनसे बिछड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, वो बहुत ही दुखी होंगे। महेंद्र गुप्त ने उसे जाने की आज्ञा दी और स्वयं रात को वहीं समुद्र के किनारे उस जंगल में ठहर गए। जिस जंगल में राजकुमार ठहरा हुआ था, उसी जंगल में वहाँ एक ठग का परिवार रहता था। ठग के 2 लड़कियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। जब भी कोई राहगीर उस जंगल से गुजरता और उसके पास कुछ कीमती होता, तो ठग की बड़ी बेटी अपनी विद्या से जान लेती। आज फिर से उसे बहुत दिनों बाद बहुत से खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक पथिक आया हुआ है। उस पथिक के पास 4 हीरे हैं। यदि तुम लोग उस पथिक को यहाँ ले आओ तो उससे हीरे लेना मेरा काम है। यदि वे हीरे हमको मिल जाएं तो हम जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे। परंतु उस पथिक को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ लाओ। ठग अपने बेटों के साथ तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्होंने देखा एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि ये वही पथिक हो सकते हैं जिसके पास हीरे हैं। वह उसे पकड़ कर ले आए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले करके बोला, हीरे निकालना अब तेरा काम है। बड़ी बेटी ने पूरे आश्वासन के साथ कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे हीरे निकलवा लूंगी। ठग की छोटी बेटी ने जब महेंद्र गुप्त को देखा तो वह दिलो जान से उस पर मोहित हो गई। पहली ही नजर में वह अपना दिल उस नौजवान राजकुमार को दे बैठी। भाइयों के डर से कुछ कह तो नहीं सकती थी, लेकिन वह राजा महेंद्र गुप्त को पसंद करने लगी थी। ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने महेंद्र गुप्त को परोस दिया। जब थाली महेंद्र गुप्त के सामने आई तो उसने खाने के लिए निवाला तोड़ा। जैसे ही उसने खाना खाने लगा, तभी उसे साधु की कही गई दूसरी बात याद आई। उसने थाली से थोड़ा भोजन निकालकर कुत्ते के सामने डाल दिया। जैसे ही उस खाने को कुत्ते ने खाया, वह तुरंत मर गया। उसने मन ही मन सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काम आ गई। अपनी इस चाल को असफल होते देखकर ठग की बड़ी बेटी को
गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। उसने महेंद्र गुप्त के सोने के लिए पलंग तैयार करवाया और उससे कहा, जाओ पथिक, ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग तैयार करवा दिया है। अब तुम आराम करो, कई दिनों के सफर की यात्रा के कारण थक चुके होंगे। राजकुमार जब ऊपर आया तो उसे बढ़िया धुली हुई चादर पलंग पर बिछी हुई दिखाई दी। सोचा, जो हुआ सो हुआ, कई दिनों बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। वो जैसे ही पलंग पर बैठने को हुआ तो उसे साधु की तीसरी बात याद आई कि परदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़ कर सोना। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा तो उसके होश उड़ गए। वो बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था, जिसके नीचे आग का कुआं था। महेंद्र गुप्त ने देखा कुएं के अंदर बड़े बड़े आग के अंगारे धधक रहे हैं। सोचा, तीसरी बात भी काम आई। उसने एक बार फिर मन ही मन साधु को धन्यवाद किया और पास पड़ी एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर पहले तो राजकुमार चैन की नींद लेने का सोच रहा था, अब नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। अब तो उसे अपनी जान के लाले पड़े थे। सोचने लगा, आज की रात बचना बहुत कठिन है। तभी ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आई और कहने लगी, प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से निछावर हूँ, परंतु आज की रात मेरे वश में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जिस तरह भी हो सके बस आज की रात अपनी जान बचा लो, कल मैं तुम्हें बचा लूंगी। इतना कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब लोग खाना खा चुके थे तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में चली। सोचा, अब तक तो पथिक जलकर राख बन चुका होगा, पर जैसे ही वे कमरे के अंदर आई और देखा कि पथिक तो बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है, तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। परंतु उसने कटान निकाली और क्रोध से बोली, हे पथिक, या तो अपने चारों हीरे मुझे अभी के अभी दे दो, वरना मैं तुझको मार डालूंगी। उसी समय महेंद्र गुप्त को साधु की कही गई चौथी बात याद आई कि कहीं शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बात सुनकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। उसने सोचा कि आज रात बचना मुश्किल है, पर साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए। महेंद्र गुप्त ने यह सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास हीरे नहीं हैं। यदि तू मुझको मारेगी तो वैसे ही पछताएगी जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की गुस्से से बोली, कौन बंजारा और कौन सा कुत्ता, क्या बक रहे हो तुम? तभी राजकुमार ठग की बेटी को बंजारे का कुत्ते की कहानी सुनाने लगते हैं। एक बंजारा था जिसने एक कुत्ता पाल रखा था। वो कुत्ता बहुत समझदार था, जिसे बंजारा अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करता था। एक समय ऐसा आया कि एक कातक नाम की भयंकर बीमारी के चलते बंजारे का सारा परिवार उस बीमारी की चपेट में आ गया और बंजारे की करोड़ों की संपत्ति भी बिक गई। दुखी बंजारा अपने कुत्ते को लेकर आगरा में एक साहूकार के पास जाता है और साहूकार को 10,000 के बदले अपने कुत्ते को गिरवी रखने को बोलता है। उस समय 10,000 एक बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। पहले तो बनिए ने बंजारे को मना कर दिया, पर फिर कुछ सोचकर उसने बंजारे को 10,000 रुपए दे दिए। कुछ समय बीत गया। एक रात सेठ के घर डाकू घुस गए। बंजारे का कुत्ता सब हरकत देख रहा था। सोचा, भौंकूंगा तो परिवार के सब लोग उठ जाएंगे और ये डाकू उनका भी कत्ल कर देंगे। वो चुपचाप उनको देखता रहा। जब डाकू सेठ के घर चोरी किए हुए धन को लेकर चल पड़े
तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे हो लिया। सेठ के पास इतना धन था कि डाकू उसे निकाल तो लाए, पर अब उसको ले जाना आसान नहीं था। दिन भी निकलने के करीब हो चला था। डाकुओं ने सोच विचार कर उस धन को एक तालाब के अंदर छिपा दिया और सोचा बाद में आराम से निकाल ले जाएंगे। कुत्ता डाकुओं के सब करामात देख चुपचाप वापस घर चला आया। सुबह हुई, सेठ के घर कोहराम मच गया। पता चला कि चोर सारा धन निकाल ले गए हैं। सेठ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आसपास के लोग उसे दिलासा दे रहे थे। सेठ ने रोते रोते कहा, मैंने सुना था बंजारे का कुत्ता बहुत समझदार है, पर ये नमक हराम एक बार भी नहीं भोंका। तभी बंजारे का कुत्ता उस सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देखकर पास में खड़ा आदमी बोला कि जी, ये कुत्ता कुछ कहना चाहता है, हमें इसकी बातें समझनी चाहिए। और सभी लोग कुत्ते के पीछे हो लिए। सबको लेकर कुत्ता उसी तालाब के पास पहुंच गया जहां रात को डाकुओं ने सारा धन छिपाया था और इशारा करने लगा। तभी सेठ ने अपने नौकरों से कहा, उस तालाब में जाओ और देखो उसमें क्या है। नौकर उस तालाब में कूद गए और थोड़ी देर बाद चोरी किया गया सारा धन बरामद कर लिए। यह सब देख सेठ आंखों में आंसू लिए कुत्ते से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सेठ ने वही कागज मंगवाया और बंजारे के नाम चिट्ठी लिखी। भाई बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरे 10,000 पूरे कर दिए हैं। मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास भेज रहा हूँ। अगर तुझे और भी धन की जरूरत पड़े तो मेरे पास आकर ले जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए दिल से तुम्हारा धन्यवाद। बनिया चिट्ठी कुत्ते के गले में टांग उसे नम आंखों से विदाई देता है। कुत्ता घूमते घूमते जब 4-5 दिन बाद बंजारे के पास पहुंचता है तो कुत्ते को आता देख बंजारे के तन बदन में आग लग जाती है। कहता है, मैं तुझे बनिए के पास गिरवी रख कर आया था और तू वहाँ से भाग आया। तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में अंधा हुआ बंजारा तुरंत पिस्तौल निकाल कुत्ते को गोली मार देता है और सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी नजर कुत्ते के गले में टंगी हुई पर्ची पर पड़ती है। तब बंजारा फूट फूट कर रोने लगता है, पर अब क्या हो सकता था। इतनी दास्तान कहते कहते सवेरा हो गया था। ठग की बेटी ने महेंद्र गुप्त से कहा, आज तो तूने मुझे अपनी बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है, वो तुझे हरगिज नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि महेंद्र गुप्त अभी जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी बहन को ऊपरी मन से बोली, तुम निश्चित रहो बहन, मैं आज इससे हीरे लिए बगैर नहीं छोड़ूंगी। दिन बीता और रात हुई। तब ठग की छोटी बेटी महेंद्र गुप्त के पास गई और बोली, भगवान का शुक्र है जो तुमने चालाकी से अपनी जान बचा ली। महेंद्र गुप्त बोला, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? तब ठग की छोटी बेटी बोली, तो यही रीति है कि मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़ लेते हैं और हम बहनें अपनी चालाकी से और उन्हें मार देते हैं। पर तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं तो दिलो जान से तुम्हारी दासी हूँ। तुम्हें जैसा समझ पड़े वैसा ही करो। यह सुनकर महेंद्र गुप्त बोला, प्रिया, तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह बिल्कुल नहीं हो। तुम एक नेक दिल स्त्री हो। तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा,
तुम कहते हो कि मुझसे कुछ नहीं छिपा, तो फिर वो हीरे कहाँ हैं? महेंद्र गुप्त ने कहा, वो हीरे मेरी जांघों में है। अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। राजकुमार की बात सुनकर ठग की छोटी बेटी बोली, वो लाल तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हूँ। मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर महेंद्र गुप्त बोला, तुमने कहा वो सब ठीक है, पर जब हमारे शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तुम्हारे पिता और भाई को इन सब बातों का पता चलेगा तो वो हम दोनों की जान ले लेंगे। ठग की बेटी बोली, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। आज रात को सबके सोने के बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं बहुत दूर रहेंगे, जहाँ कभी मेरे भाई और बाप पहुँच ना सके। महेंद्र गुप्त बोला, होगा कैसे? यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है। मेरे पिता के पास 2 ऊँटनियाँ हैं। उनमें से एक तो दिन भर में 60 कोस चलती है और दूसरी 100 कोस चलती है। तुम उनमें से बड़ी वाली को खोल लेना। तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ धन बांध कर रख लूंगी। जब आधी रात हुई तो महेंद्र गुप्त ऊँटनी को खोलने चला गया। महेंद्र गुप्त ऊँटनी तो ले आया, मगर जल्दबाजी के कारण वह बड़ी की जगह छोटी को ले आया। ठग की बेटी बहुत सारा सामान लेकर ऊँटनी पर बैठ गई और दोनों चल दिए। ऊँटनी जब चलते चलते 60 कोस पहुंची तो जंगल में रुककर खड़ी हो गई। जंगल में ऊँटनी को खड़ी देखकर महेंद्र गुप्त और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली, अनर्थ हो गया। तुम रात के अंधेरे में बड़ी ऊँटनी की जगह छोटी ऊँटनी को ले आए हो। अब मेरे पिता और भाई आते ही होंगे। इधर जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने सोचा कि संदेह बदमाश मेरी बेटी को भगा कर ले गया। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो लोग। तालाब में जाकर देखा तो पाया कि उसकी छोटी ऊँटनी गायब है। सोचा कि ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और ऊँटनी पर सवार होकर उसने तेजी से ऊँटनी को दौड़ा लिया। थोड़ी ही दूर में उस स्थान पर पहुंच गया जहां महेंद्र गुप्त और उसकी बेटी ठहरे हुए थे। महेंद्र गुप्त ने जब उसको आते देखा तो वह बहुत घबरा गया और कहने लगा, तुम्हारे पिता आ रहे हैं, अब हम उनसे कैसे बचेंगे? लड़की ने कहा, घबराओ मत और जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। जाओ, जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़ी वाली ऊँटनी पर चढ़कर उसको तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूदकर उस पर बैठ जाना। तब तक ठग भी वहां आ पहुंचा। पिता को देख उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, ये दुष्ट मुझे धोखे से भगा ले जा रहा था, इसे आप छोड़ना मत। यह सुनकर वह तिलमिला उठा। महेंद्र गुप्त को पेड़ पर चढ़ता देख ठग भी पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी ठग की छोटी बेटी ऊँटनी को महेंद्र गुप्त की डाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। महेंद्र गुप्त तुरंत कूदकर उस पर बैठ गया। महेंद्र गुप्त के बैठते ही ठग की बेटी ने ऊँटनी को दौड़ा दिया। ठग हाथ देखता रह गया। ठग की बेटी और महेंद्र गुप्त कई दिनों का रास्ता तय कर एक शहर में पहुंचे। वहां महेंद्र गुप्त ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारता रहा।